कक्षा 9 में आज हम पढ़ाएंगे, ये आपका चैप्टर चल ही रहा है तीसरा, गुरुत्वाकर्षण। जो पहली वीडियो में भेजा था तीसरे चैप्टर की, और उसमें हमने कराया था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण के महत्व और जी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध और जी का मान। तो यहाँ तक हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो प्रयोग द्वारा निकाला गया, फिक्स में ला गया, तो 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं मुक्त पतन। यहाँ से फ्री फॉल, मुक्त पतन क्या है, यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। फ्री, ऊपर से पृथ्वी की तरफ आने वाली वस्तु जब गिर रही होती है तो उसको कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। और द्रव्यमान क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं मास। तो द्रव्यमान किसी कहेंगे, डिफाइन करेंगे कैसे, तो किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान होता है। परिमाण का मतलब होता है कोई आंकिक मान, उसकी कोई वैल्यू। जैसे हमारे पास ये है तो इसमें 5 ग्राम या 10 ग्राम या 25 ग्राम, या मान लो इसमें 50 ग्राम है, मार्कर में इसमें, ठीक है, हाईलाइटर है, तो इसमें 50 ग्राम, तो 50 क्या है, इसका परिमाण है, ग्राम इसका मात्रक हो गया, तो 50 क्या है, इसका परिमाण है ना, तो इसको कहेंगे द्रव्यमान, ठीक है। परिमाण जिसका किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण होता है वह उसका द्रव्यमान कहलाता है, यानी ये जितना स्थान घेर रहा है, ठीक है। भार क्या होता है, वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हाईलाइटर है, ठीक है ना, और इसको हमने यहाँ से गिराया, तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। जितना बल भार होगा उतनी ही बल से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होगा पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया बल। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो पृथ्वी की तरफ गिर रही है, ठीक है, तो उसका भार कहलाएगा। या W बराबर और m द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया गया बल होता है Gme/m/re स्क्वायर। क्योंकि पृथ्वी तल पर, यानी कि G तथा G में जब संबंध निकाला तो Gme/m/re स्क्वायर ये आता है। अगर दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच लगने वाले बल को Gme/m/re स्क्वायर से, दो पिंड हो गए, पृथ्वी का द्रव्यमान me, m वस्तु का द्रव्यमान हो गया, re पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, ठीक है। या m को हमने बाहर ले लिया, Gme/re स्क्वायर, और Gme/re स्क्वायर का मान होता है स्मॉल g के, जो हमने G तथा G में संबंध बताया था, ये वाला। तो स्मॉल g बराबर कैपिटल Gme/re स्क्वायर। तो इसकी जब हमने G लगा दिया तो W बराबर हो गया mg। इसका मात्रक न्यूटन होता है, भार का मात्रक न्यूटन है। अब किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। ये आपकी पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान me और त्रिज्या आ रही है। इसके तल पर स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। ये चंद्रमा है, पृथ्वी से छोटा है, इसका द्रव्यमान mm है। किसका, चंद्रमा। इसका मतलब है मास ऑफ मून। मून मीन्स चंद्रमा, मास माने द्रव्यमान, मास ऑफ मून। और इसके केंद्र से किसी पिंड की दूरी या त्रिज्या rm, रेडियस ऑफ मून, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी, अंडरस्टैंड। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से चंद्रमा पर वस्तु का भार Fm मून या Wm बराबर Gm/m/rm, यानी वही Gm1m2/r। इसका एक पिंड हो गया चंद्रमा, दूसरा वो वस्तु रखी हुई है, ठीक है, समीकरण भाई। और पृथ्वी पर वस्तु का भार या आकर्षण बल We, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून, तो Gme/m/re स्क्वायर, क्योंकि हमने इसकी द्रव्यमान me लिया है और त्रिज्या re। चंद्रमा का द्रव्यमान mm, त्रिज्या re।
दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या भार। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से जब भाग देंगे तो Wm/We बराबर लगाया, ये वाला पद लिख दिया, बटे ये वाला संख्या लिख दी, G से G खत्म, स्मॉल m से स्मॉल m गया, तो mm/rm², ये संख्या पलट जाएगी, गुणा करेंगे तो ये चौथा पद पहले पद से गुणा हो जाता है, तो Re²/Rme। पृथ्वी तथा चंद्रमा के द्रव्यमानों तथा त्रिज्याओं के मान रखने पर सबके जो मान हैं ये फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं, स्थिर। तो Wm/We बराबर mm है चंद्रमा का द्रव्यमान, तो चंद्रमा का द्रव्यमान ये फिक्स है 7.36 गुणा 10⁻22 गुणा Re में पृथ्वी की त्रिज्या जो 6.37 गुणा 10⁻6, इसका लग रहा है तो इसका लगा दिया, बटे रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा की त्रिज्या है 1.74 गुणा 10⁻6 का होल स्क्वायर, गुणा Me पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10⁻24, ये पृथ्वी का इतना द्रव्यमान। इस सब को हम हल करेंगे तो निकल के आता है 0.1/6। तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार, यही तो है, बराबर 1/6। कहने का मतलब ये है कि अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार एक भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना है उसका 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है भार। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है, वजन 60 किलो है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर वह 10 किलो वजन का होगा, चंद्रमा पर भार उसका 10 kg होगा, यानी 1/6वां भाग। अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है। प्रणोद क्या होता है? इसको बोलते हैं थ्रस्ट। प्रणोद जो ऊपर की तरफ बल लगता है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे यदि मेज पर एक लकड़ी का गुटका रखा है तो गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है, जो लंबवत लगता है, ये है रखा है, इस पर लंबवत लगने वाले बल प्रणोद कहेंगे। इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ लगाएगा तो उसको प्रणोद बोलते हैं। दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P मीन्स प्रेशर, प्रेशर माने दाब, इसलिए इसको P से व्यक्त करते हैं, पहला अक्षर ले लेते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, या P बराबर F/A, बल को F से, क्षेत्रफल को A से। इसका मात्रक जब निकालेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान लो यही वस्तु है, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल है, ये है, इस पर अविलंब पड़ने वाले बल को दाब कहेंगे। ये जितना दाब डाल रही है एकांक क्षेत्रफल मान लिया, ठीक है ना, इस पर। अब है उत्प्लावन बल, अप थ्रस्ट फोर्स। जब कोई वस्तु पानी पर तैरती है या डूबती हुई तैरती है तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा, आपने बाल्टी भरी है, आपने एक्शन किया, कोई लोटा या मग्गा जब आप नहाते हैं तो नीचे डुबो दो उल्टा करके, फिर उसको हाथ को हटा लो तो ऊपर की तरफ उछल के आता है कि नहीं, वो होता है उत्प्लावन बल। यानी कि पानी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उसके कारण वस्तु ऊपर आ जाती है। अब आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ये पेन है मेरा रखा है, ये जितनी जगह घेर रही है ये इसका आयतन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? अब है घनत्व, डेंसिटी। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई या एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, क्यों? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब बटे को प्रति, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति एम क्यूब। नोट, ये ध्यान रखना है कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। द्रव के घनत्व से अगर वस्तु का घनत्व अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी।
अब आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक, पूरी तरह से या आधे रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब डूबती हुई तैरती है, डूब रही है, तो ऊपर की उसके भार में कमी प्रतीत होती है, आवासी कमी होती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है ना। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। यह जलयान यानी पानी के जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में उपयोगी है आर्किमिडीज सिद्धांत। दूध के नमूने की शुद्धता यानी घनत्व नापने के लिए दुग्धमापी बनाया जाता है। नंबर 3, द्रवों के घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये इसके अनुप्रयोग हैं, इसकी सहायता है। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी का तथा पानी के घनत्व के अनुपात को, बटे बोलते हैं, अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व, कोई राशि नहीं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। प्लवन या तैरने के नियम कह लो या शर्तें कह लो प्लवन की। तो किसी वस्तु के संतुलन में तैरने की 2 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं कि तैरने वाली वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। आपने एक जग में पानी ले लिया और उसमें एक लोहे का टुकड़ा डाला या बॉल डाली, तो जो बॉल का जितना आयतन होगा, जो बॉल डूबेगी उतना पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो उसका आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो तैरने वाली वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होना चाहिए एक तो, और दूसरा वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का उत्प्लावन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र, वस्तु ये है, इसका गुरुत्व केंद्र ये है, इसका नीचे की तरफ, और हटाए गए द्रव का उत्प्लावन केंद्र, उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। जैसे वस्तु ये है, ठीक है, अब इस तरह से लगेगा, जैसे ये है ऐसे, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ। ठीक है, केंद्र की एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर होनी चाहिए गुरुत्व केंद्र ये, और उत्प्लावन बल भी इसी बिंदु पर होना चाहिए। तो ये आपका तीसरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे होंगे न्यूमेरिकल। आप इतना लर्न कीजिए, नोटबुक में नोट करिए, इसको समझिए, याद करिए। इसके न्यूमेरिकल आगे कराएंगे, पहले इसको नोट करिए। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।